इस परिक्रमा में चलते चलते मुझे कितने दिन हो चुके हैं ये तो मुझे याद नहीं, पर हाँ ये जरूर याद है कि इस गांव में आज हमारा आखिरी दिन है। और नर्मदा मैया की ये परिक्रमा केवल चलने का नाम नहीं है, रुकना भी उतना ही जरूरी है जितना चलना। और वैसे भी सभी लोग कहते हैं ना कि जब सब कुछ ठीक ना हो तो एक ब्रेक ले लो। अमरकंटक से परिक्रमा स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले पहुंचे डिंडोरी और डिंडोरी से मंडला, फिर मंडला होते हुए सबसे पहले देखा बरगी डैम और आगे बढ़े तो आया जबलपुर, जहाँ फेमस भेड़ा घाट देखते हुए हम पहुंचे नरसिंहपुर। मतलब 500-600 किलोमीटर चलने के बाद न तो दिमाग काम कर रहा था और ना ही हाथ पैर। हे भगवान, मैं मर जाऊंगा यार। नहीं मरेगा, चिंता मत कर, मैया सब करेगी। प्यास लगी बहुत जोर की भाई। चलो यार चलते हैं, कहीं ना कहीं फटाफट पहुंचना है। मैं ऐसा लग रहा है मौत आ रही है आज भाई। अब हमें चाहिए था एक ब्रेक, बॉडी को फिर से रिचार्ज करने के लिए घर से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। ऐसे में हमें मिले राजन भाई, जो हमें अपने घर ले गए और हर दिन कोई ना कोई नई जगह दिखाई। और हम घर में अकेले बोर ना हो जाएं इसी वजह से 4 दिनों तक कोई भी काम पर नहीं गया। सुबह सुबह नर्मदा मैया में स्नान करते थे, दोपहर में लंबी नींद मारते थे और शाम को खेतों की सैर पे निकल जाते थे। और ऐसे ही करते करते मेरे 4 दिन कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीते 4 दिनों में माताजी ने इतना खिलाया कि अब तक की परिक्रमा में जितना वजन कम हुआ था उतना फिर से बढ़ चुका है। मेरी जिंदगी के इन 72 घंटों में मुझे एक बार भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं अपने घर में नहीं किसी और के घर में हूँ। वैसे जो पीछे छूट जाता है मैं उसे कभी मिस नहीं करता, पर इस परिवार के इन 4 सदस्यों को मैं जिंदगी भर मिस करूंगा। ओह सॉरी, 4 नहीं 5। बसंती को तो मैं गिनना ही भूल गया। कभी कभी गुड बाय कहना कितना मुश्किल होता है ना। बहुत रोकने के बाद भी महाराज जी ने मेरे हाथ में पैसे थमा दिए। अरे बात तो समझो। नहीं। जाते जाते दोबारा आने का प्रॉमिस तो कर दिया, पर राजन की कंपनी, माता जी का प्यार, महाराज जी की सीख और बसंती की बड़ी बड़ी आंखें जरूर मिस करूंगा यार। अच्छा ही लग रहा 2-3 दिन रुकने के बाद। नर्मदा यात्रा में सभी लोग बस ही चाहते हैं उनके यहाँ रुके काफी दिन तक। अब समझ आया कि जिंदगी हो या परिक्रमा रुकना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना रुके ना तो हम खुद को समझ पाते हैं और ना ही ह्यूमन रिलेशंस की वैल्यू जान पाते हैं। रुककर सुनते हैं जब साधु तपस्वियों की बात है तो वो लाइफ का एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस बन जाती हैं। और मुझे लगता है हम सबके अंदर एक बच्चा होता है और हम चाहे जितने भी मैच्योर हो जाएं वो बच्चा हमेशा अंदर होना चाहिए। महाराज जी जब मुझे जबरदस्ती पैसे दे रहे थे तो वही बचपन याद आ गया, जब कोई बड़ा हमें पैसे देता था तो मम्मी की चप्पल के डर से हम बाहर से तो मना करते थे पर अंदर से कहते थे और दे दो। खैर अब मेरी ये सुस्त परिक्रमा की कहानी रफ्तार पकड़ने वाली है। थोड़े दिन और चलने के बाद हम पहुंच गए नरसिंहपुर से नर्मदापुरम, ऑल्सो नोन एज होशंगाबाद। होशंगाबाद नर्मदापुरम यानी अपने देश का सबसे बड़ा घाट, सबसे लंबा घाट, सबसे बड़ा घाट। भाई मुझे नहीं पता, आज खूबसूरत घाट, सबसे खूबसूरत घाट भी। तो हर बार की तरह आज फिर से नहीं पता कौन सा दिन है, क्योंकि दिन अनकाउंटेबल हो चुके हैं। ठीक है महादेव, दिन अनकाउंटेबल हो चुके, कितना ही याद रखें यार। मतलब लेकिन एक बात है भाई, बहुत खूबसूरत है। ब्यूटी देखो मेरे साथ में, ये देखो यहाँ पे कलर देखो, रंग भरे हैं स्टेयर्स पे, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो। और अभी हम जहाँ रुके हैं ना, जगदीश मंदिर नर्मदापुरम में। एक्चुअल में इसका नाम पहले होशंगाबाद हुआ करता था, बट कुछ टाइम पहले इसका नाम बदल कर नर्मदापुरम कर दिया गया। जैसे यूपी में बहुत सारे शहरों का नाम बदला है वैसे ही इसका नाम बदल गया। और अभी हम जहाँ रुके हैं जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहा जाता है यहाँ का सबसे पुराना, आई डोंट नो सबसे पुराना नहीं, बट 1000 साल पुराना है ये मुझे पता है, आपको बताया। एंड लिटरली वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल आई हैव एवर सीन। लेकिन एक बात है, जब हम घाट के किनारे चल रहे थे ना नर्मदा जी के, जहाँ जहाँ गाँव थे, जहाँ जहाँ थोड़े जंगल थे, उधर नदी एकदम साफ थी। बट देखो हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ भाई, गांव वाले गंदा नहीं करते नदियों को, शहर वाले ही करते हैं। गांव में देखा था अगर हम गलती से भी चप्पल पास भी उतार दी ना मैया के तो बोलते चप्पल दूर रखो, शैम्पू साबुन यूज नहीं करना। बट यहाँ तो चप्पल क्या इतना गंदा कर रखा है, सच में बताऊँ। और यही चीज हमने डिंडोरी में देखी थी कि नाला सीधा ज्वाइंट हो रहा था उसमें, और यही हाल नर्मदापुरम में है। और पता है सिटीज़ है, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। बल्कि छोटे छोटे गांव जो हम जहाँ पे थे जयंती पे, वहाँ पे एक बात कही गई थी
वहाँ पे एक बात कही गई थी, हर नर्मदे। हरे हरे पति पते हर हर महादेव। एक्चुअली जहाँ जब जयंती वो जिन गांव में हम रुके थे, वहाँ पे अनाउंस किया जा रहा था गांव में कि कोई भी प्लास्टिक के जो दिए हैं, मतलब दुन्ने होते हैं ना प्लास्टिक के दोने जिनमें वो लोग दिए जलाते हैं, उनको यूज़ ना करें, मतलब उसके बनाएं, या तो गत्ते के यूज करें या घर से आटे के बनाएं, तो मछलियाँ खा लेंगे आटे के। तो ये अनाउंस कर रहे थे पर सिटी में ऐसा कुछ अनाउंस नहीं कर रहे, बल्कि सिटी में ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। ये जी सही थी ना। शाम होते ही मुझे खांसी आने लगती है। बताता हूँ, मैं लगभग 2 दिन से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था फ़ोन में, बट मैं 2 दिन पहले की समरी में बताता हूँ, छोटे से मैं 2 दिन पहले हम थे घाट पे, और घाट पे हमें एक लोग ने इनवाइट किया था, इनवाइट नहीं आमंत्रित इनवाइट, हाँ जो भी कुछ कह लो, भंडारा था अच्छा, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था नरसिंहपुर में। तो हम वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे कुछ लेटने बैठने की सही जगह थी नहीं, तो हमें एक गाँव वाले ने बुला लिया, गाँव वाले एक जन थे उन्होंने बुला लिया, और लिटरली 2 दिन उनने हमें अपने घर में अरे रखा। यार वो तो हमें निकलने नहीं दे रहे थे। दोनों की तबीयत खराब थी, तो मेरे पेट में दर्द था और इनकी कुछ पर्सनल इश्यूज थे, तो भाई उसकी वजह से हमें उनने घर पे बुला लिया। हम 2 दिन तक उनके घर में रहे। और पता हम क्या करते थे, हम सुबह उठते थे, खाते थे, सो जाते थे, फिर उठते थे, खाते थे, सो जाते थे। और उन्होंने जब हम निकल रहे थे वहाँ से 2 दिन के बाद, उन्होंने हमें निकलने नहीं दिया। उतना इमोशनल हो रहे थे कि घर खाली हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर हम निकल आए, क्योंकि भाई ये आप परिक्रमा में रुक नहीं सकते हो ना ज़्यादा दिन एक जगह पर। बजा के ताली के तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली। घूर मगर पे करे सवारी, हाथ कमल का फूल रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। नहीं हमारो कुटुम कबीरा, नहीं माथुर साथ, नहीं हमारो कुटुम कबीरा, नहीं माथुर साथ। हम तो आ गए शरण तुम्हारे, शरण परे की लाज, रखी जो मैया लाज, रखी जो मैया लाज, आ गए हैं शरण तुम्हारे। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि बनारस के घाटों जैसे कहीं घाट नहीं है। ये तो गलत इन्फॉर्मेशन लीक होगी भैया। एक बार नर्मदापुरम आके देखो। फिर से इन रंग बिरंगे घाटों को पीछे छोड़ हम दोनों निकल लिए आगे की तरफ, और कुछ ही दिन चलने के बाद हम पहुंच गए भगवान ओमकारेश्वर की नगरी, यानी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर। ये भगवान भी जाने कैसी परीक्षा लेने बैठे हैं। रात हो चुकी है पर ना तो रुकने की व्यवस्था हो रही और ना ही रोटी की। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये यात्रा है ही ऐसी, मतलब कहीं भी गलत रास्ते पर भी चले जाओ लेकिन पहुंचते सही जगह हैं। खैर रात तो इस छोटे से आश्रम में गुजार ली, पर इंतजार है सवेरे का, और इस इंतजार का एक विशेष कारण भी है, ओमकारेश्वर के दर्शन। और सच कहूँ अब तक मैंने जितने भी ज्योतिर्लिंग देखे हैं उन सब में सबसे बढ़िया जगह मुझे यही लगती है। यहाँ एक अलग ही सुकून मिलता है। अगर हम लोग ऑयल या शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते ना, तो एलोवेरा बेस्ट है। उसे लगाओ ना तो स्कैल्प की जो गंदगी वो भी निकल जाती है और बालों को भी नरिश कर देता है। हमें ऑयल और शैम्पू वगैरह वर्जित है अभी लगाना इस परिक्रमा में, तो हम यही घिस लेते हैं जहाँ भी मिल जाता है। वो देखो उसको, देखो कैसे घिस रहा है।
हरि राम। हम ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं कर सकते, ये बात मुझे तब पता चली जब मैं नहा धोकर तैयार हो चुका था। इस जगह का नाम भी नर्मदा मैया के बीच में बने इस टापू के आकार की वजह से है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखने पर टापू बिल्कुल ओम के आकार का लगता है और दोनों तरफ से बहती नर्मदा मैया इस जगह को इतना खूबसूरत बनाती है कि भगवान शंकर दिन भर कहीं भी विचरण करें पर रात्रि विश्राम के लिए यहीं आ जाते हैं। मतलब दोनों तरफ से ओमकारेश्वर आना है, लेकिन एक बार भी दर्शन करने नहीं जा सकते क्योंकि जो ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, मंदिर है, वो बीच में बना हुआ है एक ओम जैसे आकार के आइलैंड पर। बीच में टापू है, ठीक है। दोनों तरफ से नर्मदा जी बह रही हैं। अब शर्त ये है इस परिक्रमा की कि हम कोई भी नर्मदा जी की धारा पार नहीं कर सकते, नहीं तो परिक्रमा वहीं पर खंडित हो जाएगी। हम अमरेश्वर जा सकते थे, अमरेश्वर यानी कि ममलेश्वर, तो लेकिन हम जो रात में जो रुके थे, अच्छा रात की बड़ी तगड़ी स्टोरी है। रात में बुक में 2 जगह के नाम मेंशन है। एक है कौन सा, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, ओह सांप मर गया, छोटा बच्चा था। एक है अन्नपूर्णा देवी का मंदिर और एक है मार्कंडेय आश्रम। भाई दोनों जगह बहुत बेकार व्यवस्था है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने फीमेल है कौन है, वो भाई बस घाट पे 2 खोले से वो हॉल बनवा रखे हैं, उनमें ही लेट जाओ जाके। मुझे ये नहीं समझ आता भाई, बुक में जिनका नाम रहता है जो आश्रम का, उन्हें फ़ंड मिलता है, ठीक है, ट्रस्ट की तरफ से। अब जिन आश्रम को फ़ंड मिल रहा है भाई, तो फ़ंड तुम काहे के लिए ले रहे हो? खिलाने पिलाने के लिए, लोगों को स्टे देने के लिए, और वो भी नहीं दिया जा रहा तो भाई बुक से नाम कटवा दो ना अपना। भाई बड़े बड़े शहरों में जहाँ टूरिज़्म है या जहाँ आबादी ज़्यादा है, उधर के आश्रमों पे रहना अवॉइड करना। उधर ना लोग अच्छे हैं भाई, गांव के लोग अच्छे हैं, घाट के किनारे वाले लोग अच्छे हैं, बट जहाँ टूरिज़्म है, जहाँ आबादी ज़्यादा है, उधर अवॉइड करना, इस परिक्रमा में स्टे करना, दिमाग ख़राब हो जाएगा। अभी हम हैं ओमकारेश्वर में, हो रही आदिगुरु शंकराचार्य की स्टेचू जो कुछ साल पहले अभी बनी है, जिसके इनॉग्रेशन में हम आए भी थे कुछ दिन बाद। जस्ट एक सेकेंड, मैं अभी घाट चढ़ के आ रही हूँ। ओमकारेश्वर परिक्रमा मार्ग 2 रास्ते हैं, एक तो पगडंडी के थ्रू आप जा सकते हैं, एक बाय रोड। और बाय रोड जो है वो घाट चढ़ना है रोड पे पहुंचने के लिए, और हम पूरा घाट चढ़ गए, इसीलिए यहाँ से आदिगुरु शंकराचार्य का स्टेचू दिख रहा है। कितना ऊपर घाट चढ़ के आए होंगे। मुझे लगता है कि निकलना कितना जरूरी है ये निकलने के बाद ही पता चलता है। मेरी इस परिक्रमा की कहानी में रफ्तार तो आ गई, पर आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन तो आए होंगे, जरूर बताना। धीरे धीरे मैं अब अपनी परिक्रमा के सबसे मुश्किल पड़ाव पर पहुंच रहा हूँ। गेम का लास्ट लेवल समझ लो, क्योंकि आगे शूलपाणी के बंजर पहाड़ हमारे इंतजार में हैं।